हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम सब लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं 30 क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड्स इस सेशन में। तो फ्रेंड्स, सीटेट में क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। सीटेट की परीक्षा में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप सभी को सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। आपको सीटेट पास होने में बहुत आसानी हो जाएगी। यानी सीटेट पास होना है तो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व ही करना है। बिना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए सीटेट पास करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे दो फ़ायदा होगा आपका। पहला कि आपको एक पता चल जाएगा किस प्रकार से सीटेट क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन का बेस पता चल जाएगा, क्वेश्चन का मॉडल। और दूसरा, सीटेट में क्वेश्चन काफ़ी रिपीट करता है कई बार। अगर जितने बार परीक्षा में आपका सीटेट परीक्षा हुई है उसको सभी पेपर को आपने सॉल्व कर लिया तो ये समझ लीजिए आपका सीटेट बिल्कुल आसानी से पास हो गया। कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना आसान होता सीटेट पास करना। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट के 30 क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया है विकासात्मक परिवर्तन। क्या है विकासात्मक परिवर्तन? यानी क्या है? इसमें विकल्प देखते हैं। सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। यानी विकासात्मक परिवर्तन जो है सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। फिर दूसरा विकल्प क्या कह रहा है? विकासात्मक परिवर्तन मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। तीसरा क्या कहता है आपका? विकासात्मक परिवर्तन हमेशा एक रैखिक तरीके से होता है और एक आयामी होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत कारक और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। तो फ्रेंड्स, आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि जो विकासात्मक परिवर्तन होता है वंशानुगत कारक और पर्यावरण प्रभावों की परस्पर क्रिया से होता है, न कि केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण के प्रभाव से ही बालक के विकास की दिशा व गति को निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इन दोनों के अंतःक्रिया के माध्यम से विकास की दिशा व गति का निर्धारित कर सकते हैं। जन्म से लेकर विकास को, यानी जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रम और समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। यानी जो बच्चे का जन्म से संबंधित विकास जो होता है और वंशानुक्रम से जो जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रम और समाज से जो संबंधित विकास होता है उसको वातावरण कहते हैं। यानी जो जन्म से विकास हुआ उसको वंशानुक्रम बोले और समाज से जो विकास हुआ उसको वातावरण बोलते हैं। इसलिए अच्छे वंशानुक्रम के प्रभाव में, यानी अच्छे वंशानुक्रम का अभाव है में अच्छा वातावरण निष्फल हो जाता है। यानी अच्छा वंशानुक्रम नहीं है तो आप चाहे जितना अच्छा वातावरण दे देंगे बच्चे को, लेकिन उतना विकास नहीं होगा, अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं कि बालक की मूल प्रवृत्तियों में वंशानुक्रम और पर्यावरण प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है। बिना इसके विकासात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, यानी इस विकल्प में कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन आपने देखा। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक। इसमें दिया है डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, दिया विकल्प क्या दिया है? भागना और चित्र बनाना, दो ऑप्शन बनना है, ठीक है। तो निचोड़ना, चलना, पकड़ना, चढ़ने, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, ताली बजाना। तो इसमें दिया स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण। तो स्थूल गत्यात्मक यानी जो बड़ी मांसपेशियों की सहायता से हम काम करते हैं, यानी भागना हो गया। पहले में क्या भरेंगे? भागना, इसलिए पहले में भागना भरेंगे, ठीक। और दूसरे में क्या होगा?
भागना देखिए एक ही जगह, यानी पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट विकल्प सही है। और सूक्ष्म गत्यात्व में जो छोटी मांसपेशियों की सहायता से काम करते हैं, यानी चित्र बनाना, उंगली की सहायता से आप चित्र बनाएंगे, तो क्या हुआ, छोटी मांसपेशियों की सहायता से आपने चित्र बनाया, इसलिए विकल्प फर्स्ट सही है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से देखते हैं कौन से बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। तो एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है। पूछा क्या है, मध्य बाल्यावस्था की अवस्था, ये थोड़ा सर्कल कर लेते हैं जिससे ध्यान रहेगा। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन कर सकती है। एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। एक बच्ची तो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो पूछता है मध्य बाल्यावस्था में कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, आपका विकल्प नंबर डी सही है, क्योंकि जब एक बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होती है तो वह तार्किक रूप से तर्क कर लेती है और संरक्षण भी कर पाती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है मूर्त अवस्थाओं के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों को अपने बना सकता है, अपने मन में, अपने रुचियों को, इच्छाओं को, व्यवहार को, अपनी आदत को, जो उसको अच्छा लगता है उसके चित्र को, यानी प्रतिबिंब को अपने दिमाग में बना सकता है, उसको कल्पना के तहत सोच सकता है। तो उसके आगे देखते हैं, इसमें फ्रेंड्स इस अवस्था में बालक के अंदर जो विचारों की विलोम्यता होती है, संरक्षण तथा क्रमबद्धता का उपयोग बच्चा कर पाता है और वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है कि वो अपने विलोमता, संरक्षणता और किसी भी चीज़ को क्रम वाइज सेट करके उसका जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो बालक समस्याओं के समाधान पर इस अवस्था में तार्किक चिंतन करने लग जाता है मध्य बाल्यावस्था में, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th ऑप्शन। दिया है कथन और निष्कर्ष वाले हैं, यानी अब कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं। तो दिया है बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके से सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। तो द्वितीयक तो है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि परिवार जो बच्चों का सामाजिक कारक है, का प्राथमिक कारक, बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है परिवार, इसलिए तो जहाँ जहाँ पे द्वितीयक का आर तो सही माना तो उसको हम पहले कट कर देते हैं। विकल्प पढ़ते हैं, ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, ये और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, ये सही है लेकिन आर गलत है, ये और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसमें विकल्प आपका होगा 3rd ऑप्शन, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने परिवार में अपने परिवार के व्यवहार तौर तरीके को सीखते हैं और अपने आने वाले जीवन में उसके मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। और कारण क्या कह रहे हैं इसमें, परिवार बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय अभिकारक है, ना कि द्वितीय अभिकारक नहीं है बल्कि प्राथमिक अभिकारक है। इसलिए विकल्प आपका 3rd सही हो जाएगा। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, मिलान कीजिए। विकल्प पूछ रहा है आपका। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, दिया है शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। तो शैशवावस्था में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप लोग जानते हैं बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ कर देता है, ये भी
गलत है, इसको छोड़ देता हूँ। सभी विकल्प के बारे में डिस्कस करेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। अभी आपने पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में देखा है कि मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा मध्य बाल्यावस्था में क्या कर लेता है, तार्किक चिंतन कर लेता है, वर्गीकरण कर लेता है, संरक्षण कर लेता है, क्रमबद्ध कर लेता है। तो ये सब होता है। फिर दिया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत, कल्पनात्मक खेल शुरू कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका फ्रेंड्स आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। तो फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अच्छे से तर्क कर लेता है। किसी भी विषय के बारे में वो तर्क करने के लिए योग्य हो जाता है। बालक में पहचानना, विभेदीकरण करना यानी अलग अलग कर लेता है, और वर्गीकरण के गुण भी पाए जाते हैं। इसमें बालक के अंदर तर्क चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है तथा बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने में समर्थ हो जाता है। वस्तुओं के वाह व सतही अंदर अब उसे भ्रमित करके मूर्ख नहीं बना पाते हैं। जब सूचनाएं मूर्त होती हैं तब वे ठीक ढंग से उनकी तुलना भी कर सकते हैं। जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष से होती है फ्रेंड? 7 से लेकर 11 वर्ष तक की मानी जाती है। 7 से 11 वर्ष तक की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो यानी 7 से 11 वर्ष का बच्चा जो होता है वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। ये जीन पियाजे ने नियम दिया है, और यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का तीसरा नियम है, तीसरी अवस्था कहा जाता है इसको। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पूछ रहा है, क्वेश्चन आया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन क्या दिया फ्रेंड्स? सामीकरण, संगठन, समावेशन, समायोजन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? सामीकरण आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास जो है तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामीकरण कहलाती है। संज्ञानात्मक विकास में सामीकरण का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? सामीकरण का अर्थ यह होता है कि संतुलन बनाना, व्यक्तियों के मानसिक स्कीमा या ढांचे और पर्यावरण के बीच का संतुलन बनाना, संतुलन के बीच की स्थिति को ही क्या कहते हैं? सामीकरण कहते हैं। ऐसा संतुलन जब पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको नई जानकारी को जो अर्जित करता है उसको जोड़ना और उसको साथ फिट बैठाना, उसके साथ आधार पे फिट बैठाना क्या कहलाता है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सामीकरण या संतुलन की अवधारणा कहलाता है। पियाजे साहब ने स्विस वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 महत्वपूर्ण कारक बताया है। उनमें से एक महत्वपूर्ण कारक क्या बताया? सामीकरण या संतुलन बताया है। और अन्य क्या है? भौतिक वातावरण, सामाजिक संपर्क से इनका विकास होता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या हो गया? सामीकरण हो गया। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामीकरण। तो फ्रेंड्स इसका ये हो गया सामीकरण। आगे देखते हैं 7 नंबर। आ गया वाइगोत्स्की। जहाँ भी दिखे एक ट्रिक
लेवगोस्की दिखे तो समाज और संस्कृति को आप प्रायोरिटी देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बारे में विचार का सही प्रकार दर्शाता है? वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। वाइगोस्की बच्चों को एक कोरा कागज़ के रूप में देखते हैं। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी अभी हमने क्या बताया, बच्चे के बारे में वाइगोस्की ने दिया है जो भी कथन कहा है। क्या कहा? पहला ट्रिक, कीवर्ड या पासवर्ड जो भी समझिए। जहाँ लेव वाइगोस्की दिखे केवल एक याद रखिए, क्या? समाज और संस्कृति, दो चीज़ दिखे वह विकल्प सबसे ज़्यादा सही होगा, यानी वही आंसर आपका सही होगा। तो इसमें देखिए विकल्प ए में आपका दिया है, वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें से वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता से कर सकते हैं, यानी समूह के साथ कर सकते हैं, एक दूसरे की सहायता से करते हैं। जब एक दूसरे की सहायता से करेंगे तो क्या होगा? समाज का निर्माण होगा। तो यहाँ पे विकल्प ए सही हो गया आपका, यानी पहला विकल्प सही हो गया। क्योंकि सहायता में अपने मित्र मंडली, जो क्लासमेट होंगे, परिवार से, उन लोगों की सहायता किसे करेंगे तो वहाँ पे समाज का निर्माण हो रहा है, इसलिए पहला विकल्प सही है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेतों से। पहला, इशारे व संकेत से क्या करेंगे? हमने बताया था क्या? पहाड़ होगा, पहले तो होगा इसके फोल्डिंग जिसे बोलते हैं। तो विकल्प देखते हैं क्या क्या दिया है। स्वतंत्र खोज, पहाड़, उद्दीपन, अनुसरण। तो वह इशारा व संकेतों के माध्यम से उसको सिखाने का प्रयास कर रही है। बाद में वह सीख जाएगी तो वह इशारा व संकेत को हट जाएगा अपने आप, शिक्षिका उसके बाद उसकी मदद नहीं करेगी। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसका थोड़ा सा सपोर्ट कर रही सब, यानी इसके फोल्डिंग हो गया, इसके फोल्डिंग यानी पहाड़ या ढांचा हो गया, यानी विकल्प भी सही हो गया। तो आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तित्ववादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है, अभिकथन है। ठीक, फिर कारण क्या है? बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई, शिक्षक तानाशाह तो होने नहीं चाहिए। इसलिए विकल्प देखते हैं, ये और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, ये और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ये सही है लेकिन आर गलत है। ये और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें क्या होगा? आपका डी सही है, क्योंकि ये और आर दोनों गलत है, यानी चौथा विकल्प आपका सही है। अब देखते हैं क्यों सही है, यानी दोनों जो कथन दिए हैं गलत हैं। क्यों गलत हैं ये देखते हैं। तो देखते हैं, बाल केंद्रित जो होती है व्यक्तित्ववादी नहीं होती है। इसमें बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों व उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान की जाती है बच्चे को। बल्कि जो पाठ्यक्रम में कठोर नहीं होता है, बल्कि एक पाठ्यक्रम को लचीला रखना चाहिए बच्चे के अनुसार, उसकी मानसिक क्षमता, उसके शारीरिक क्षमता के अनुसार उसका पाठ्यक्रम को लचीला रखना चाहिए, जिससे उसमें परिवर्तन किया जा सके। बच्चा को निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चा जब निपुणता के लिए प्रोत्साहित करता है, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक ना होकर बल्कि स्वतंत्रतात्मक, उस बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए मौका देता है, स्वतंत्रात्मक प्रवृत्ति का होता है। जब बालक दबाव
एवं बाधा मुक्त होकर सीखता है। यानी बच्चे पे कोई दबाव नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता कि ये ही करना है। जो बच्चे का मन में आएगा वही करेगा, तभी बच्चा अच्छा कर पाएगा। इसलिए ये और आर दोनों गलत है और शिक्षक छात्र की रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स, आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। और आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन, 10th हो आपका, 9th हो गया। इसमें दिया है निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। तो प्रगतिशील यानी लगातार प्रगति कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो विकल्प देखते हैं इसके बारे में। पहले, शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, गतिविधि कार्य करते समय बच्चों की मूल्यांकन किया जाता है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। प्रगतिशील कक्षा में जो गतिविधियाँ होती हैं या कार्य करते समय बच्चों को कार्य करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता अलग होती है और वो अपने क्षमता में विश्वास करता है। बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और उनको सीखने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि साथ ही समूह में काम करने के लिए गतिविधि को पूरा करने के व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की जो भागीदारी को और बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए विकल्प आपका थर्ड ऑप्शन सही है, यानी तीसरा विकल्प सही है। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। आइए जीन प्याजे को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। अमृत तर्क देता है, अमृत कोई लड़का है, वह तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है। यानी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में दिया है, जो उन्होंने नैतिक तर्कणा के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, इसमें विकल्प देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। क्योंकि उसमें कह रहा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्योंकि आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, यानी सबका सहमति ले रहा है, तो यानी समाज का निर्माण कर रहा है। तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास हो जाएगा, यानी आपका इसे दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अमृत तर्क देता है कि कानून को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरत को पूरा ना कर रहे हों। तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की अवस्था में आता है। इस अवस्था में बच्चों को जो सही लगता है वही करते हैं तथा वे स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता के बारे में भी विचार करने लगते हैं कि अगर ये गलत है तो इसको सबके सहायता से सबसे बातचीत करके अपना सामंजस्य बिठा के इस नियम को परिवर्तन किया जा सकता है। व्यक्तिगत मूल्यों तथा विचारों के प्रति जागरूकता व के फलस्वरूप आम सहमति पर पहुंचने के लिए कार्यरत नियमों पर बल दिया जाने लगता है इसमें, क्योंकि जो सब अपना व्यक्तिगत विचार है उससे अपना विचार सबके सामने रखेंगे और उनसे सलाह मांगेंगे कि इसमें कुछ संशोधन करके हम अपने समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए विकल्प आपका सेकेंड सही होगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास कोहलबर्ग के अनुसार। फिर आगे देखते हैं 12 नंबर। आइए आ गया हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत से क्वेश्चन बना हुआ है। आगे देखते हैं इसमें। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ में संवेदनशील अवस्था है। प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में अंतःवैयक्तिक बुद्धि में अपनी पहचान,
मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। इसमें अपनी निजी भावनाओं, अपनी इच्छाओं की अभिज्ञता ज़्यादा होती है, क्योंकि अपनी इच्छा को ही ज़्यादा, जो अपने मन में आता है वही बात को ही वो सीखता है, उसको ज़्यादा बढ़ावा देता, प्रायोरिटी देता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा कमजोरियों का ज्ञान होता है और उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करके, यानी उसका उपयोग करता है, उपयोग करके ऐसा कौशल सम्मिलित है जिसमें वह अन्य व्यक्तियों के प्रभावी संबंध स्थापित कर सकता है। अतः अंतः वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति खुद के बारे में अधिक जानने वाले होते हैं। नहीं, वो अपने विचार, अपने बारे में ही अधिकतर विचार करता रहता है कि हम ये कर रहे हैं, हमारे बारे में क्या है, हम दिखने में कैसे हैं, हम क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते, हमारी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, तो वह अपने बारे में ही अधिकतर सोचता रहता है। तो फ्रेंड्स, आपका विकल्प इसमें फोर्थ सही है। आगे देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। गिफ्ट के तौर पे कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा? आपका जेंडर रूढ़िवादिता। आपका विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो लड़की को कार दिया गया गिफ्ट, वह कहती है मेरे लिए नहीं, लड़कियां कार से नहीं खेलती हैं। तो इसमें जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है, क्योंकि लड़कियां जो है कपड़े, गहनों, बाल सजाने के लिए तरीके, गुड़िया के साथ खेलना आज में ज़्यादा रुचि रखती हैं, यानी उनको यह अच्छा लगता है। बल्कि लड़कों की विशेषताएं के प्रति आम धारणा को विश्वास या जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। लड़का और लड़की के बीच में अंतर रखना क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है, और ये बहुत हानिकारक होता है। रूढ़िवादिता जो होती है, जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि यह व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करने के विकल्प को सीमित कर देती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें थर्ड सही है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता हो गया। फिर आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन। कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? मानकीकृत व कठोर पाठचर्या को पालन करना, पाठचर्या हमेशा लचीला होना चाहिए, और नेगेटिव टैग बोर्ड हो गया। ये चीज आपका यहाँ से विकल्प कट जाएगा। फिर आगे देखते हैं प्रत्यक्ष निर्देशों के तरीकों का उपयोग। कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना। प्रतिस्पर्धा क्या है? निगेटिव टैग वर्ड, इसलिए कट गया। कठोर, निगेटिव टैग वर्ड कट गया। फिर देखते हैं विभिन्नताओं को अभाव में के रूप में न देखना। विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना, बल्कि अवसर के रूप में देखना। विभिन्नताओं को अवसर के रूप में देखना चाहिए, यानी विकल्प आपका फोर्थ सही है ज़्यादा। तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक संबंध, आर्थिक स्थिति, विभिन्न जाति में से लोग एक कक्षा में आते हैं, जो कि यानी कक्षा में कई जातियों से लोग, कई आर्थिक स्थिति से लोग, लैंगिक संबंध वाले, सांस्कृतिक, और उनके अलग अलग विविधता होती है, असमान देखने की क्षमता होती है उनकी, असमान आर्थिक विकास होता है, शिक्षा की उनकी सुलभता भी अलग तरीके से होती है। तो क्या करते हैं? उसको अभाव के रूप में ना देखें, बल्कि अवसर के रूप में देखें, क्योंकि उनकी सहायता से और बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी एक दूसरे से। तो इससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा, बच्चे का ज़्यादा विकास होगा। 15 नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती कि मूल्यांकन, यानी NEP 2020 की कहती क्या है? मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। NEP कहती है मूल्यांकन सतत होना चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चे
की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। जो आपका एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, यही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सही है। आपका विकल्प नंबर 2 हो गया, क्योंकि रैंक देना गलत होता है, ठीक है, इसलिए ये विकल्प गलत हो गया। सभी शैक्षिक केंद्र गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा केंद्र में होना चाहिए, ये ज़रूरत है। फिर आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। बच्चों में यानी विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, एबिलिटी बेस्ड रिजिड ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हैं इसको। व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान और सम्मान, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़वादिता बनाना। तो इसमें फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, सेकेंड नंबर, क्योंकि व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, क्योंकि जो भी व्यक्तिगत मतभेद है उसको ध्यान देना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए, ना कि उसको अवॉइड करना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा के लिए व्यक्तिगत विभेदों को ध्यान में और सम्मान करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में समान बालक बालिकाएं और मानसिक एवं शारीरिक रूप से बाधित बच्चा भी, बालक एवं बालिकाएं सभी लोग एक साथ बैठकर शिक्षा विद्यालय में ग्रहण करते हैं, क्योंकि नागरिकों के लिए समानता का अधिकार की बात की जाती है। इसके अंतर्गत विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह जरूरती समझे जाते हैं, यानी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें शिक्षा का एक ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें बालकों का समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो और वह समाज में सामान्य श्रेणी के लोगों की तरह अपना जीवन यापन कर सके, ना कि विशेष की तरह। तो फ्रेंड्स इसमें इसका विकल्प आपका सेकेंड हो गया, यानी दूसरा विकल्प सही है। तो आगे देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्प की पहचान है। तो पठन वैकल्प क्या है, डिसलेक्सिया, क्या बोलते हैं इसको, डिसलेक्सिया, DYS, एक मिनट इसको रफ भी कर देता हूँ, DYS लेक्सिया, LEXI, ये डिसलेक्सिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, क्योंकि पठन वैकल्प क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का क्या है, B को D के रूप में लिखना, 21 को 12, B को D के रूप में लिखना और 21 को 12 के रूप में लिखना, कम ध्यान अवधि, अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना, अपमानजनक व्यवहार करना। तो फ्रेंड्स डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने से संबंधित होता है, लिखने पढ़ने से संबंधित होता है। तो वह B को D के रूप में लिखता है और 21 को 12, यानी पहला विकल्प सही होगा। पठन वैकल्प में विद्यार्थी जो है अक्षरों व शब्दों को पढ़ने व उनकी व्याख्या करने में और उन्हें समझने की क्षमता से प्रभावित होता है। इनमें पढ़ना लिखना और शब्द विन्यास करना मुश्किल हो जाता है बच्चों में जो डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं। यह एक सीखने और पढ़ने की समस्या है। पठन वैफल्य से ग्रस्त बालक यानी डिसलेक्सिया से जो पीड़ित बालक है अक्सर बोलने वाले और लिखित शब्दों को याद नहीं रख पाते हैं और अक्षर पढ़ने और भाषा को समझने से संबंधित अधिगम अक्षमता को पठन वैफल्य बोलते हैं। यानी जो अक्षर ना समझ पाए और वह बोल ना पाए तो क्या है, डिसलेक्सिया है। यानी B को D लिख रहा है तो वह डिसलेक्सिया है, 21 को 12 लिख रहा है तो डिसलेक्सिया से पीड़ित है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो आपका फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं
वे विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा वे विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता एक विकार है, उनको पहचान करने में समस्या आती है, लोगों को पहचानने में समस्या आती है और ग्रहण करने में, कोई चीज़ डाटा को पहचानना और ग्रहण करने में, अडॉप्ट करने में उनको समस्या आती है, उससे चुनौती महसूस करता है। जो स्वालीनता है, स्वालीनता से पीड़ित बच्चा सामाजिक व्यवहार और संपर्क से प्रभावित होता है, जो इससे भी संबंधित होता है। इसमें प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त प्रभाव करता है, एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है। जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना, इसमें ग्रस्त विद्यार्थी को दूसरों के साथ संबंधित होना कठिन हो जाता है, इसलिए उन्हें अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी विकल्प नंबर पहला आपका सही है। तो फ्रेंड्स, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सुलभ अवसंरचना इमारतें, विद्यार्थियों का अलगाव, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, साथियों के बीच सहानुभूति और दया। तो सुलभ अवसंरचना और इमारतें, इसमें क्या हो गया आपका पहला विकल्प आपका हो जाएगा कि सुलभ अवसंरचना होना चाहिए और इमारतें होना चाहिए, क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि दिव्यांग विद्यार्थी को अपनी गतिशीलता और स्वतंत्र कार्य करने के लिए विद्यालयी पर्यावरण यानी स्कूली पर्यावरण से विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है। वह विद्यार्थी को वहाँ पर अवसंरचना यानी इमारतें विद्यार्थी के अनुरूप बनानी चाहिए, जैसे विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के शर्तों के अनुसार बनाना चाहिए। क्या शर्तें हैं? रेलिंग बनाना चाहिए, रैंप बनाना चाहिए, विशेष सुलभ शौचालय बनाना चाहिए कि उनको समस्या न हो। विकलांग या दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। तो आपका पहला विकल्प सही हो गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? कार्य की प्रासंगिकता, मूल और प्रामाणिकता को कम करना, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कौन सा सही है आपका। फ्रेंड्स, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही है। तो दूसरा विकल्प सही होगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? यानी विद्यार्थी स्वयं पहल करके, यानी बच्चा एक्टिव रूप से चर्चा करता है और वह एक्टिव रूप से उसमें भागीदारी करता है और वह सीखने का प्रयास करता है। तब व्यवहारवादी में अनुकरण करके सीखने में, सामाजिक संरचनावादी में, प्रतिपादक शिक्षण में। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका क्या हो जाएगा? आपका
तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि जो सामाजिक संरचनावादी में वह एक्टिव रूप से सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सीखता है। यह कथन किसका है? लेवोगस्की का है। आगे देखते हैं, सार्थक अधिगम क्या है? तो मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है। सार्थक अधिगम तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है। सार्थक अधिगम तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल होती है। तो इसमें आपका फ्रेंड्स डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल होती है। सार्थक अधिगम जो होता है व्यक्तिगत अनुभव से ज्ञान संरचनाओं के सक्रिय निर्माण करता है, ज्ञान संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करता है। जब सार्थक अधिगम होता है तो हमारी संपूर्ण संज्ञानात्मक संरचना व परिवर्तन की एक श्रृंखला बन जाती है वहाँ पे। तो इसलिए आपका विकल्प नंबर डी सही है। सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। दिया है क्वेश्चन 23 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 से ये किसकी वकालत नहीं की गई है? संरचनात्मक समझ पर जोर पर, ये तो सही है भाई। योगात्मक मूल्यांकन पर, या नहीं सही है। फिर क्या है दिया? पाठ्यक्रम में वृद्धि, ये भी सही है, यानी पहला सही है, तीसरा सही है। फिर आगे देखते हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी यानी डिक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वकालत नहीं की गई, यानी नेगेटिव टैग वर्ड पूछ रहा है। तो संरचनात्मक समझ पर जोर, यानी ये गलत होगा आपका। अरे यार, अरे माफ़ कीजिएगा, गलत हो गया यहाँ पे, क्षमा चाहते हैं आप सभी से। एक बार फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन, निगेटिव आंसर पूछा था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई, यानी निगेटिव आंसर है। तो यहाँ पहले हम क्या माइनस का टिक लगा देंगे कि जिससे ध्यान रहे, अभी जो मैंने गलती की वह आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान में रखेंगे, नहीं तो पेपर में ऐसे गलती हो जाएगी कि पॉजिटिव क्या पूछा है, निगेटिव। यहाँ पे आंसर निगेटिव पूछा है तो हम लोग आंसर निगेटिव करेंगे, ठीक है।